चलिए तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, कैश फ्लो स्टेटमेंट की ओर। राइट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये चैप्टर जो है आपके +2 में भी आता है बेटे। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैं आपको पहले बता रही हूँ किन किन क्लासेस के अंदर आता है। +2 के अंदर भी आता है, ग्रेजुएशन के अंदर भी आता है, चाहे वो ग्रेजुएशन आपकी बीकॉम है या फिर आपकी बीबीए है, ठीक है जी। ये मास्टर्स डिग्री में भी आता है, चाहे वो आपकी एमकॉम है, चाहे वो आपकी एमबीए है। ये जो चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो हर स्ट्रीम में आता है। सो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और साथ ही साथ यहाँ से क्वेश्चंस हर बार आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, चाहे वो प्रैक्टिकल है चाहे वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। ओके, सो चलो वन बाय वन इन सभी टर्म्स को समझेंगे जो जो इसके अंदर आती है। चलिए जी, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कैश लिखा हुआ है, फ्लो लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है। कैश का मतलब समझते हैं कि ऐसी आइटम या फिर उन टर्म्स को, उन आइटम्स को बोलेंगे जो कैश के नेचर की जैसी हो। जैसे कि अब मैम आप सभी कहेंगे कि मैम कैश तो खुद ही कैश होता है। अच्छा जी, बैंक का जो बैलेंस होता है वो भी क्या होता है, कैश जैसा ही होता है, क्योंकि जब आपने उसको डिपॉजिट करवाया, ठीक है, और जब आपको उसकी नीड होती है तो आप क्या करते हो, बैंक में जाते हो और उसको क्या कर लेते हो, उससे निकलवा लेते हो, या फिर आजकल क्या चल रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चली हुई है। तो ऐसा बैलेंस, ऐसे अमाउंट जो कि इजिली कन्वर्ट हो जाती है क्या, कैश के अंदर। दैट मीन्स ऐसी आइटम्स को लेना है जो हाईली लिक्विडिटी होती है, जिसके अंदर लिक्विडिटी का मतलब समझते हो, जो इजिली कन्वर्ट हो सकती है कैश में। ऐसी और कौन सी आती है, जैसे कि ड्राफ्ट हो गया, और इसके अंदर हम ऐसे लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मीन्स कि कैश तो लेंगे ही लेंगे, और कैश के समक्ष, कैश के समान जो भी आइटम्स आती हैं उनको भी हम कैश के साथ ही ट्रीट किया जाता है। जैसे कि मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब वो सिक्योरिटीज होती है जिनको इजीली आप क्या कर सकते हो, मनी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसी सिक्योरिटी जिसको किसी भी टाइम किसी भी प्लेस पे इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, उसे कहेंगे एक मार्केटेबल सिक्योरिटी। जैसे कि हमारी करंट इन्वेस्टमेंट हो गई है, ठीक है, ये सारी की सारी आइटम क्या है, आपकी कैश को ही माना जाएगा, क्योंकि ये सारी आइटम ऐसी आइटम है जिसको जल्दी से आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। चलो जी, जल्दी से कन्वर्ट करने का कोई टाइम ड्यूरेशन है मैम? यस बच्चे, है टाइम ड्यूरेशन। ये कहता है कि 3 मंथ के अंदर अंदर, या तो 3 मंथ या 3 मंथ के अंदर अंदर, कम से कम 3 मंथ, ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ ले सकता है कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी इन्वेस्टमेंट। उसे क्या होना चाहिए, 3 महीने के अंदर अंदर उसे कैश में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी वो किस में इंक्लूड की जाएगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अच्छा जी, अच्छा दूसरी बात आ जाती है, दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए हमने किसी ऐसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है जिसमें रिस्क है, तो ऑब्वियस ही बात है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, रिस्क है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज भी हो सकती है ना। तो ऐसी सिक्योरिटीज के बारे में बात कर रही है जिनके अंदर किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता है। तो यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में बात की जा रही है। क्लियर है? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वे सभी आइटम्स आएंगी जो कि 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती है, और दूसरा उनके अंदर किसी भी तरह का रिस्क प्रेजेंट ना हो, उन सभी आइटम्स को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मानेंगे। अच्छा जी, कैश का तो मतलब समझ में आ गया क्लियर अच्छे से। अब फ्लो का मतलब क्या है? अब मैं कह रही हूँ कि एक टैप चल रही है, जैसे कि हमारे यहाँ पर जैसे कि टूंटी बोलते हैं, ठीक है, टैप बोलते हैं, जो नल की होती है ना टैप, उसको बोला जा रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ये मान लीजिए ये है टैप, ठीक है, ठीक है जी, यहाँ से क्या हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब मैंने कहा कि नीचे मैंने एक बड़ा, बहुत बड़ा बकेट लगा दिया है। एक मान लीजिए ये तो हो गया इसमें पानी, ठीक है, एक बिल्कुल ऐसे एरिया के अंदर सेम एज इट इज क्वांटिटी के अंदर जिसका फेस थोड़ा सा इस तरीके से। अब देखो पानी जिस भी तरह, जिसके अंदर भी जाएगा, जिस भी बाल्टी या फिर टब के अंदर जाएगा, वो उसी का शेप ले लेगा, है ना। तो फ्लो का मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने इसको बंद किया तो ये यहाँ से रुक जाएगा, टपकना ही बंद हो जाएगा। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो पानी क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि पानी का फ्लो हो रहा है। फ्लो दैट मीन्स मूवमेंट हो रही है, जहां पहले ये इसमें था फिर ये बाहर आए। तो हम ऐसे ही कैश की मूवमेंट देखते हैं। फ्लो का मतलब क्या होता है, मूवमेंट देखना। मूवमेंट कैसी होगी, या तो अपनी इनफ्लो होगी। इनफ्लो का मतलब क्या है, या तो हमारे पास आ रहा होगा, या फिर हम उसे कहेंगे आउटफ्लो मूवमेंट होगी। आउटफ्लो का मतलब है हमारी ओर से जाना, इनफ्लो का मतलब है हमारे पास
आना। स्टेटमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कैश के रिगार्डिंग जितनी भी मूवमेंट हो रही है उनको रिप्रेजेंट करता है, उस डॉक्यूमेंट को क्या स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसका पूरे का मतलब बताऊं तो क्या निकला कि ऐसी ट्रांजैक्शंस जो डायरेक्ट रिलेट करती है कैश से, ठीक है, जो हाईली लिक्विडिटी होती है, जिनके अंदर उन आइटम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो आइटम जिनकी मूवमेंट हो रही है, जिनके अंदर हमें ये पता चल रहा है कि इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, और उन सभी को जब हम एक डॉक्यूमेंट में एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या आपको इतना मतलब क्लियर हुआ? क्लियर है बेटे? चलो जी बढ़ते हैं नोट्स की ओर। नोट्स में देखिए क्या कहता है ये, एक सेकेंड, चलो क्या कहता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द थर्ड मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि पहला स्टेटमेंट क्या था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या रिप्रेजेंट करता था, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं वही रिप्रेजेंट करता था। ये रिप्रेजेंट करता था हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को। क्या रिप्रेजेंट करता था? प्रॉफिटेबिलिटी की फर्म क्या है, जो कंपनी है, क्या इतनी पोजीशन में है कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया है, वो अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन को पूरा कर पा रही है, नहीं कर पा रही, वो प्रॉफिट कितना, लॉस है कितना, प्रॉफिट है, उन सबको रिप्रेजेंट। प्रॉफिट एंड लॉस कौन रिप्रेजेंट करता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि बैलेंस शीट जो थी वो हमारी क्या दिखाती थी? फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती थी कि हमारे पास कितना डेट है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी क्रिएट है, कितने हमारे खुद के पैसा है, ओवन फंड्स हैं, ठीक है, वो सब दिखाती थी। तो दैट्स द रीजन इन दोनों के बाद जो थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? कैश फ्लो, जो कि टोटली क्या रिप्रेजेंट करती है? कैश के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, इट हेल्प टू असेस द लिक्विडिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी बताती है बाय कैसे? शोइंग द कैश बैलेंस कमिंग फ्रॉम द ऑपरेशन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे पता है क्या है, अब कैश का फ्लो ना काफी तरीके से होता है, जैसे कि कई सारी एक्टिविटी होगी जो फिनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि ना इसमें ना 3 एक्टिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे बना देती हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, 3 एक्टिविटी है। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, समझो, पहले लिखने की जरूरत नहीं है, पहले समझो, मैं फिर आपको दिखाऊंगी। ठीक है, फिर आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर आती है फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है, ये 3 एक्टिविटीज की मदद से हमें फाइनली पता चलता है कि पूरे साल में कितना पैसा हमारे पास से गया है, कितना पैसा हमारे पास आया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि इन तीनों एक्टिविटी से हमें ये पता लगता है कि फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है। द कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड इन 2 सेपरेट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड से भी प्रिपेयर की जा सकती है और इनडायरेक्ट मेथड से भी प्रिपेयर की जा सकती है, वो आगे मैं आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे समझ में आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट होती कैसी है। ठीक है, जिसके अंदर एक पोर्शन क्या होता है आपका इनकम स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन होती है। जो बाकी तीनों स्टेटमेंट होती है वो क्या है? आपकी बैलेंस शीट से ली जाती है, लायबिलिटी, इक्विटी एंड एसेट साइड्स को यूज करके। क्लियर है? अगर किसी को इनका मतलब नहीं पता तो इसके अंदर लिखा हुआ है, तो जब आप PDF लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा मीनिंग समझ में आ गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। मैं आपको बता देती हूँ नटशेल के अंदर कि इसके अंदर आज क्या करने वाले हैं। मीनिंग तो हमारा हो ही गया, इंट्रोडक्शन भी हो गया है, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और तीनों एक्टिविटी जो कि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलो जी, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ये कैश, अब थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम एग्जाम में किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, तो उसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। ओके, ये देखो क्या कहता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट शो हाउ मनी मूव इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड, कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशंस के दौरान की बात की जा रही है। नॉर्मली ये 1 ईयर का होता है। ठीक है, 1 साल की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, क्या कि कितनी मनी क्या है मूव हमारे पास खुद अपने पास आ रही है, इनवर्ड इनफ्लो बोला जा रहा है, और कितना ऐसा पैसा है जो एज अ पेमेंट, एज अ इन्वेस्टमेंट हम किसी को दे रहे हैं।
ठीक है जी। अगर पैसा हमारे पास आ रहा है तो हमारी क्या है, इनकम है। अगर पैसा हमारे पास से जा रहा है तो बिजनेस की एक्सपेंसेस है। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर अपने ऑब्लिगेशन को पे करते हैं तो पैसा भी क्या होता है, यूज कहते हैं उस टर्म को, क्या कहते हैं, यूज किया है हमने, कैश यूज हो सकते हैं इन सभी टर्म्स के अंदर। ठीक है, जो भी समझाया है वही है, तीनों एक्टिविटी है। ठीक है जी। अब पहले एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि ये तीनों एक्टिविटी भी हो जाएगी और आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव भी हो जाएंगे। ओके, चलो तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको कह रही हूँ, फिलहाल मैं आपको कह रही हूँ कि आपको एक बिजनेस करना है। ठीक है, मिस्टर जो है, मिस्टर यहाँ पर बना लेती हूँ मिस्टर एक्स सोच रहा है कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है भाई गारमेंट्स का, मुझे मेरी इंडस्ट्री सेटअप करनी है जो वहां पर मैं खुद अपने कपड़ों को जो मार्केट में मुझे सेल करने हैं उनको मैं खुद मैन्युफैक्चर्ड करूंगा और खुद मैं क्या करने वाला हूं, सभी चीजों को आगे सेल करने वाला। ठीक है, इसने सोच तो लिया कि हाँ मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये करना है। ठीक है जी, बट इसने देखा कि ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस के अंदर ना मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है। बट इसने अपनी पॉकेट में देखा, इसने अपना बैंक बैलेंस देखा कि उसने देखा कि मेरे पास तो केवल 8 लाख रुपए हैं। तो फिर बात आ जाती है कि ये बाकी का जो बैलेंस है वो कहाँ से लेकर आओगे, बाकी का बैलेंस जो 12 लाख बचा है वो कहाँ से आप अरेंज करने वाले हो, क्वेश्चन ये उठता है। तो यही बात मैं आपसे पूछ रही हूं। तो अब आप मिस्टर एक्स की जगह खड़े, जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन सभी को बात की जा रही है। ठीक है, तो आप देखो कि आपको क्या पढ़ाया गया है प्लस 2 क्लास में, इवन अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हो तो उसमें क्या पढ़ा था कि फिनांस को अरेंज करने का, पैसे हम कहाँ से रेज कर सकते हैं, हम डेट से ले सकते हैं, हम इक्विटी से ले सकते हैं, हम लोन ले सकते हैं, ये सभी सोर्सेज है ना। पैसे को रेज हम कहाँ से कर सकते हैं, इक्विटी है हमारे पास, प्रेफरेंस है, ठीक है, डिबेंचर्स हैं और हमारे पास लोन भी है, लोन भी ले सकते हैं। चलो ठीक है, हमने कहा कि सबसे मैंने पैसा अरेंज कर लिया और मेरे पास टोटल 12 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, तो आपको बड़ी खुशी हुई। बट आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या इक्विटी ऐसे ही रेज हो जाती है? क्या कोई भी व्यक्ति आपको वैसे ही पैसा दे देगा? मैंने कहा कि मुझे 12 लाख रुपए की जरूरत थी और मैंने आप सभी स्टूडेंट से लिए हैं, क्या मुझे आप ऐसे ही दे देंगे? नहीं ना, आप कुछ ना कुछ तो क्या चाहेंगे, रिटर्न चाहेंगे, है ना। अब देखो, आपने ये बिजनेस किया है, आपने पैसा रेज किया है, मार्केट से पैसा उठाया है, क्या ये पैसा आपको लोग वैसे ही दे देंगे? नहीं, आपको इनके ऊपर क्या करना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा। रिटर्न दैट मीन्स उनके पॉइंट ऑफ व्यू से रिटर्न। जिसने आपको लोन किसने दिया होगा, बैंक ने दिया होगा, बैंक आपसे क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अच्छा जी, डिबेंचर होल्डर्स को क्या पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अच्छा जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जिनसे आपने पैसा लिया है, जो इक्विटी है, उनको क्या पेमेंट करनी पड़ेगी, उनको डिविडेंड की पेमेंट करनी पड़ेगी, है ना। तो ये सारा सेक्टर कैसा है, ये पेमेंट का है ना। पेमेंट का मतलब कि आपने पैसा रेज किया, आपके पास पैसे तो आ गए, इन सभी सोर्सेज से 12 लाख रुपए तो आ गए, पैसे आए हैं, तो क्या हुआ है, इन फ्लो हुआ है, आपके पास पैसे आए हैं, इन फ्लो हुआ है, और इनके ऊपर जो ब्याज बनता है, जो डिविडेंड बनता है, वो आपको पेमेंट करनी है, आपकी पॉकेट से जा रहे हैं। आप अपनी पॉकेट में हाथ लगाओ, हाँ जा रहे हैं पैसे, तो क्या होगा, इनके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बनता होगा वो क्या है, आउटफ्लो। आपके पॉकेट से पैसे गए, आउटफ्लो होगा। इनफ्लो जब जब होगा हम उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आउटफ्लो जब जब होगा हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्लस क्यों किया भैया इनफ्लो को, क्योंकि पैसे आए ना हमारे पास। पहले हमारे पास केवल 8 लाख रुपए थे, 12 लाख आते ही हमारे पास कितने लाख रुपए हो गए, 20 लाख। देखो हमारी कैपिटल क्या है, बढ़ गई है, इवन ऑब्लिगेशन बढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट पैसे तो रेंज हुए ना। हम यहाँ पे कैश की रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन करेंगे, कितना आया कितना गया, बस समझ गए हो। ठीक है, इंटरेस्ट डिविडेंड, इनके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब जितनी आइटम्स मैंने लिखी है ना यहाँ पे, लोन चाहे आपका शॉर्ट टर्म का है बेटे, चाहे आपका लॉन्ग टर्म का है, सभी के सभी लोन यहीं पे आएंगे। ओके, अच्छा जी, मैं बात कर रही हूं कि आपने मान लीजिए प्रेफरेंस जो शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए हैं, इक्विटी शेयर्स हो गए हैं, इनको आपने क्या किया है, प्रीमियम पे इशू किया है। क्या किया है, प्रीमियम पे इशू किया है। प्रीमियम पे इशू करना दैट मीन्स आपके पास जितने का शेयर था
उतने का शेयर इशू ना करके आपने क्या किया, उससे ज्यादा में इशू किया है, मान लीजिए 150 रुपए में इशू किया, मीन्स कि आपके ऊपर पास कितने पैसे ज्यादा आए हैं, पैसे आए 50 रुपए ज्यादा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या होगा यहाँ पर ऐड होके फिर वो क्या होगा आपके पास आएगा। इनकेस समझ पा रहे हो? अच्छा जी, ये पॉइंट आ गया समझ में, चलो जिसको मैं रेस कर देती हूँ। अच्छा, एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ये तो होगी पेमेंट की, एक और बार पेमेंट करनी पड़ सकती है। मान लीजिए आपको अब इन पैसों की जरूरत नहीं है, डिबेंचर्स और इनकी जरूरत नहीं है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, रिडीम कर दोगे, इनको वापस कर दोगे। जब आप इनको पैसे की पेमेंट करोगे, रिडीम का मतलब क्या कर रहे हो, आप इनको वापस पेमेंट कर रहे हो जितना पैसा लिया था, तो क्या हो रहा है, पैसा आपके पास से जा रहा है, आउटफ्लो, तो ये माइनस हो जाएगा। क्या ये कंसेप्ट आया समझ में कि आपने पैसा रेज किया अपने बिजनेस को चलाने के लिए, पैसा रेज किया इक्विटी, प्रेफरेंस से, डिबेंचर से, लोन से, पैसा रेज किया, पैसे आ तो गए, पर इनके ऊपर हमें क्या करना पड़ सकता है, इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, डिविडेंड देना पड़ सकता है। जो देने पड़े हैं मुझे उसे क्या कहूंगी मैं, आउटफ्लो कहूंगी, जो कि मैं इसको माइनस करूंगी। और क्या कुछ और देना पड़ सकता है, मान लीजिए मैंने कुछ भी चीज रिडीम की है, मीन्स कि उनको वापस पेमेंट की है, लोन की दोबारा से पेमेंट की है, तो वो क्या, वो भी क्या होगी, आउटफ्लो। तो सीधा सीधा लॉजिक ये याद रखना कि आपके पास से जब पैसा जा रहा है, ध्यान से सुना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास से पैसा जब जा रहा है, पॉकेट खाली हो रही है, तो उस टाइम हम माइनस करेंगे। अच्छा जी, पैसा जब हमारे पास आ रहा है, चाहे वो उधार का ही क्यों ना हो, चाहे कैसा भी हो, पैसा आना चाहिए, पैसा आया तो उसे क्या कर देंगे, डायरेक्ट प्लस कर देंगे। क्लियर है बेटे, सबको क्लियर है? अच्छा, अब पैसा तो अरेंज हो गया, अब ये डिसाइड करना रहता है कि इस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। अब इन्वेस्ट आपने सोचा हुआ है कि मेरा ये बिजनेस है, इस बिजनेस में मुझे ये पूरे के पूरे 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, 20 लाख के 20 लाख तो नहीं होंगे, क्योंकि कुछ एक पैसा आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए रखेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि जब आप अपनी डे टू डे लाइफ बिजनेस की जो एक्टिविटीज है उनको परफॉर्म करने के लिए जितनी भी गतिविधियां करते हो, जितना भी खर्चा करते हो, उन्हें कहेंगे हम वर्क ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ पैसा हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिंग में लगाएंगे, कुछ पैसा हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग में लगाएंगे। अच्छा जी, मैंने कहा कि कुछ पैसा इन्वेस्टिंग में, दैट मीन्स मैं किसकी बात कर रही हूँ, ऐसे मुझे अब देखो बिजनेस को चलाने के लिए अब मुझे शर्ट बनानी है, जीन्स बनानी है, कोई भी गारमेंट्स है, मुझे वो प्रोड्यूस करना है, क्या वो ऐसे प्रोड्यूस हो जाएगा, नहीं ना, मुझे क्या चाहिए होगी, मुझे मशीनरी चाहिए होगी, मुझे मशीनरी चाहिए होगी, मुझे प्लांट्स चाहिए होंगे, मुझे फर्नीचर चाहिए होगा, फर्नीचर चाहिए होगा, मुझे मतलब काफी सारे इक्विपमेंट चाहिए होंगे जिसकी मदद से मैं क्या कर सकती हूँ, प्रोडक्शन कर सकती हूँ। तो इन्वेस्टिंग में जितनी भी एंट्री होने वाली है वो आपकी एक तो फिक्स एसेट से बिलोंग करेगी, और मान लीजिए आपके पास जो 12 लाख रुपए थे, 8 लाख रुपए आपने क्या कर दिए हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए रख लिए हैं, और 12 लाख रुपए आप सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्ट कर दूं। ठीक है, इनमें मैंने इन्वेस्ट कर दिया है 10 लाख रुपए, फिर भी मेरे पास 2 लाख रुपए बचे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं, कम से कम मुझे इंटरेस्ट तो मिलेगा, कम से कम मुझे कुछ ना कुछ ये पैसा वेस्ट तो नहीं रहेगा, या फिर मैं अपने बैंक में डिपॉजिट कर दूं, वहां से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। तो ये यहां पर एक हो सकती है इन्वेस्टमेंट। तो पैसा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2 जगह लग सकता है। फर्स्ट जगह क्या है, आपके फिक्स एसेट्स है, जहां पर क्या करते हो, आप अपनी इक्विपमेंट्स को अरेंज करते हो। अगर आपने कोई भी एसेट्स को क्या किया है, अब देखो मैंने कहा कि मैंने मशीनरी खरीदी है, और ये है पर्सन, ठीक है, आप खुद ले लीजिए, बायर हैं आप, ठीक है, और ये है सेलर, सेलर है ये, आप इससे सामान खरीदने गए, मशीनरी खरीदने गए, इसने आपको मशीनरी भी दे दी है, तो क्या मशीनरी आप ऐसे ही ले आए हो, पेमेंट तो करनी पड़ी होगी ना। तो कहने का मतलब जितनी भी, मैं यहाँ से रेज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी टर्म्स वो लिखी जाएंगी जो कि आपकी पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाएगा ये कैश फ्लो से। अब देखो मैंने कोई भी एसेट्स को, फिक्स एसेट्स को जब मैं क्या कर रही हूँ, परचेज कर रही हूँ। परचेज करने का मतलब क्या है कि मैं मशीनरी तो खरीद ली है, बट कैश क्या गया है मेरी पॉकेट से, गया है ना, तो ये क्या हो रहा है, आउट फ्लो हो रहा है। आउट फ्लो होना दैट मीन्स ये माइनस हो रहा है, समझ पा रहे हो, मीन्स कि अपनी पॉकेट से पैसे जा रहे हैं। इन केस
अब कुछ एसेट्स हो सकती है जिनकी आपको भी जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा में रखी है। मान लीजिए आपके पास काफी सारे कंप्यूटर है, आपको केवल अब 3 कंप्यूटर की जरूरत है, तो बाकी कंप्यूटर को सेल कर दो भाई। जो सेल किए हैं तो उनको क्या होगा, आपके पास पैसा आया होगा, तो पैसा आया है तो उसे क्या कहेंगे, इनफ्लो कहेंगे। समझ पा रहे हो बेटे? चलो जी, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट में आप पैसा लगा रहे हो, दैट मीन्स किसी भी शेयर्स को आपने बाय किया है, किसी भी शेयर को आपने क्या किया है, बाय किया है, तो दैट मीन्स पैसा क्या किया, कहां गया है, आउटफ्लो हुआ है, राइट। अगर पैसे आपके पास रिडीम हो रहे हैं, रिडीम का मतलब क्या है कि आपकी जो शेयर्स हैं आपने वापस सेल कर दिए हैं, तो वो क्या होंगे, पैसा आपके पास आएगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? पहले तो आपने पैसे अरेंज किए थे जिसके कारण ये क्या बने थे, इनफ्लो बने थे। अब आप अपना ही पैसा, बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो क्या होंगे, इनफ्लो आउटफ्लो, इस तरीके से होंगे। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप किसी भी सामान को खरीद रहे हो तो पैसा आपके पास से जा रहा है, जब भी सामान किसी से बेच रहे हो तो पैसा आपके पास क्या है, आ रहा है। क्लियर है बेटे? इतना कंसेप्ट समझ में आ गया? चलो जी, इतना तो आ गया समझ में। बट अब आप मुझसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम शेयर्स को परचेज किया है, शेयर्स को रिडीम किया है, जब परचेज किया होगा तो ऑब्वियस ही बात है मुझे इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिटर्न भी मिलता होगा। हाँ जी बच्चे, मिलता है। क्या रिटर्न मिलता है मैम? रिटर्न मिलता है आपको, या तो आपको डिविडेंड मिल सकता है, अगर आपने बैंक में इन्वेस्ट किया है तो आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। समझ पा रहे हो? जिस तरीके से आपने पैसे इन्वेस्ट किया आपको भी तो रिटर्न मिलेगा ना। तो जब डिविडेंड रिसीव्ड की बात आती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड की बात आती है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। समझ पा रहे हो? जब आपको पैसे मिलेंगे एज ए इंटरेस्ट, एज ए डिविडेंड, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, क्योंकि आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वहां पे। ठीक है जी। अच्छा जी, आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, आपने क्या किया था, उसको रेंट पे चढ़ाया हुआ था। ठीक है, रेंट पे चढ़ाई हुई प्रॉपर्टी के ऊपर आपको क्या मिलने वाला है, रेंट मिलना है। अब देखो, जो प्रॉपर्टी थी आपने पहले उसको बनाया भी तो होगा ना, आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट भी तो किया होगा ना, तो इसलिए जो रेंट जो रिसीव होएगा, रेंट रिसीव्ड होगा, वो किसका पार्ट है, आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, वो प्लस होगा क्योंकि वो इनफ्लो है। क्या आपको इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? चलो जी, अब आपने कहा कि मैम हमने पैसे भी अरेंज कर लिए हैं, हमने क्या कर लिया है, आपने इन्वेस्टिंग भी कर लिया है, एसेट्स को परचेज भी कर लिया, सेल भी कर लिया। एक बार मैं इसको पूरा कंसाइज फॉर्म में बना दूं। देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर 2 पॉइंट्स होंगे, एक तो हमारा इनफ्लो होता है, इसी तरह से एक आउटफ्लो होता है। ठीक है, इनफ्लो का मतलब क्या है, पैसा आपके पास क्या है, आ रहा है। आउटफ्लो का मतलब क्या है, पैसा आपके पास से जा रहा है। आएगा कब, जब आप पैसे क्या कर रहे हो, अरेंज कर रहे हो। जिसे हम कहेंगे कि आपने शेयर्स को इशू किया, इशू ऑफ इक्विटी, इशू ऑफ प्रेफरेंस, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, आपने लोन को रेज किया है। तो ये सभी आइटम्स कब की है, जब हमारे पास क्या है, पैसे आपके पास आ रहे हैं। अच्छा जी, अब पैसे जाएंगे कब, जब क्या करोगे, या तो आप इनको रिडीम कर दोगे। ठीक है, चाहे वो किसी भी तरह का है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, या फिर डिबेंचर्स है, किसी भी तरह का आप उनको रिडीम कर रहे हो। अच्छा, लोन की पेमेंट कर रहे हो, जिसे हम क्या कहेंगे, रीपेमेंट। अच्छा जी, इनके ऊपर हमें क्या देना पड़ा था, हमें इनके ऊपर डिविडेंड भी देना पड़ा था, हमें इनके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ा था, और हमें इनके ऊपर, ये 2 चीजें थी। जब हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो इस टाइम ये किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। क्या क्लियर है? अब आपको पूरा पिक्चर क्लियर है? चलो जी, एक और बनाते हैं जिसके अंदर हम सारे की सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लिखते हैं। चलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेम, इसमें भी क्या है, आपके 2 पार्ट्स है, जिसके अंदर एक तरफ तो क्या होगा, पैसा आपके पास आएगा, और एक तरफ क्या है, जब पैसा आपके पास से जाएगा। पैसा आपके पास से जाएगा तो माइनस करोगे, आएगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है जी। अब यहां पर देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, जस्ट अ मिनट,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो कब होगा, मींस कि पैसा कब आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितने को लेके चलती है, या तो फिक्स एसेट्स होगी या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं। फिक्स एसेट्स को जब आप सेल करोगे, दैट मीन्स सेल की आइटम बात की जा रही है, चाहे वो सेल आपकी फिक्स एसेट्स हो रही है, चाहे वो आप क्या कर रहे हो शेयर्स में जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट की थी उनको आपने सेल किया है, वहां से क्या होगा, पैसा आपके पास आएगा। ठीक है जी। इन केस आपने किसी भी चीज को बाय किया है, बाय दैट मीन्स आपने परचेज किया है, चाहे वो फिक्स एसेट्स है, चाहे वो आपका क्या है कोई भी शेयर्स है, उनके थ्रू आपके पॉकेट से पैसा क्या होगा, जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगर आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है, अब मैंने कहा कि मैंने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, अब आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, तो आप तो क्या चाहेंगे कि आपको उसके ऊपर रिटर्न मिले। तो रिटर्न मिलेगा तो आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, एज अ डिविडेंड भी मिल सकता है, एज अ इंटरेस्ट भी मिल सकता है। ठीक है। या फिर आपने आपकी कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा रखी थी तो उससे क्या मिलने वाला है, रेंट की अमाउंट भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। अब वो एक्टिविटी बच गई है जो कि किसका पार्ट है, अब आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कहने का मतलब वो इन सभी ट्रांजेक्शन को छोड़ के, जो ना तो इसमें आती है ना ही इसमें आती है, वो कहाँ आएगी, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगी। क्लियर है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, अब मैंने आपको बताया डे टू डे वर्किंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए हम जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लूड करेंगे। जैसे कि आपकी हो गया है करंट एसेट्स, ठीक है, करंट लायबिलिटी। अब देखो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में भी दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट्स क्या है कि अगर मान लीजिए आपने कोई भी ऐसी एसेट्स को बाय किया है जो कि करंट नेचर की है, अब देखो बाय किया है तो क्या मतलब है कि आपकी पॉकेट से पैसे जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा जी, इन केस आप करंट एसेट्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी पॉकेट में पैसे आएंगे। आपने कोई भी सामान बेचा है तो बैलेंस क्या हो जाएगा, कैश का हमारे पास बढ़ जाएगा। अब जस्ट अपोजिट, जैसे कि हमने इसके अंदर था कि हम डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, इशू करने से लायबिलिटी तो इवन देखो हमारी बढ़ गई है ना। लॉन्ग टर्म जो लोन्स है हमने लिए हैं उस टाइम हमारी लायबिलिटी इवन बढ़ रही है, बट कैश भी तो आ रहा है ना। तो यहाँ पे मेन फोकस किया गया है कैश। अगर करंट लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, ठीक है, करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो दैट मीन्स हमारे पास क्या है, पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है तो मतलब क्या है, वो इनफ्लो है। इनफ्लो है तो मतलब क्या है, ये पॉजिटिव, पैसा बढ़ा। अगर करंट लायबिलिटी कम हो रही है, दैट मीन्स आपने कहीं किसी की पेमेंट की है, तो आपने क्या होगा, आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो का मतलब क्या है कि पैसा हमारी पॉकेट से जा रहा है। तो इन शॉर्ट में आपको इनके बीच में अगर मैं रिलेशन बताऊं तो इनके बीच में क्या रिलेशन लग रहा है, करंट एसेट्स का कैसा रिलेशन है, ये यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन है। अगर करंट एसेट देखो परचेज करने से हमारी करंट एसेट्स तो बढ़ गई है, बट पैसा क्या है हमारे पास से जा रहा है, तो पैसा गया तो कैश तो कम हो रहा है ना, कैश तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है और इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। मैं इसका कंक्लूजन और ड्रॉ कर देती हूं जिससे आपको और आसानी हो जाएगी। देखो करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स आपकी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज कब होगी, जब हम क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। डिक्रीज कब होगी, जब हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। बाय किया तो हमारे पास से क्या हुआ, पैसा गया है, तो वो क्या है, आउट फ्लो है। इन केस अगर मैं कह रही हूं कि मैंने अपनी करंट एसेट्स को सेल कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने अपनी करंट एसेट्स को सेल किया तो पैसे क्या हुए, मेरे पास आए हैं, तो ये क्या हुआ है, इनफ्लो हुआ है। तो यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव का साइन आ गया। चलो जी, अब बात कर लेते हैं हमारी करंट लायबिलिटीज का। अब यहाँ पे आपको नजर आ गया कि एसेट्स बढ़ने से पैसा कम हो रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप है। समझ में आ गया। करंट लायबिलिटीज की अगर बात की जाए, करंट लायबिलिटी क्या कहती है कि अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स हमने क्या किया है, पैसे को रेज किया है, पैसा इकट्ठा हुआ है ना। पैसा इकट्ठा हुआ तो क्या हुआ, इनफ्लो हो रहा है, पैसा हमारे पास आ रहा है, प्लस हो रहा है। अच्छा जी, इन केस करंट लायबिलिटी कम हो रही है, करंट लायबिलिटी कम होने का मतलब हमने कहीं ना कहीं क्या की है,
पेमेंट की है। पेमेंट करने का मतलब क्या है, पैसा हमारी पॉकेट से जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए थी कि ये जो करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, ये किसका पार्ट है। अगर दोनों को माइनस कर दूं इनको ऐसे करके, क्या निकलेगा, वर्किंग कैपिटल निकलेगा, राइट है ना, वर्किंग कैपिटल निकलेगा ना। तो जो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, वो 3 हिस्सों से बन के बनती है। अब यहाँ पे तो देखो सिंपल सा था, इन्वेस्टिंग में दो पार्ट्स आए, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ये सभी पार्ट्स आए हैं, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपके 3 पार्ट्स आएंगे। वो कौन कौन से हैं अभी डिस्कस करते हैं, बट पहले थोड़ा सा नोट्स की ओर बढ़ते हैं। देखो तीनों एक्टिविटी है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, अब देखो ऑब्जेक्टिव आपको यहां से क्लियर हो जाएंगे, जो भी मैंने आपको समझाया ये सारा का सारा। क्या है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, कि हमें ये पता चल जाता है कि हमें कहां से पैसा मिलने वाला है, टू असर्टेन द सोर्सेज ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कहां से पैसा हमें मिलने वाला है। दैट मींस तीनों एक्टिविटीज में हमें यही पता चलता है कि कहां से पैसा आया है। अच्छा ये भी तो पता चलेगा भी कहां पे हमारा जो पैसा है यूज हो रहा है, कहां पे इसकी एप्लीकेशन हो रही है, पेमेंट हो रही है, हमें इसका भी पता चलेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है टू असर्टेन द नेट चेंजेस। नेट चेंजेस का मतलब क्या है कि कितना हमारे कैश के अंदर चेंजेस आ रहा है। जब हम ना इसका कंप्लीट अकाउंट बनाएंगे ना, मैंने आपके लिए स्पेशल एक एग्जाम्पल भी रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये फुल फ्लैश एग्जाम्पल है जहाँ पे पूरा का पूरा हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। इसमें हमेशा याद रखना, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम तैयार करते हैं ना, तो उसके अंदर हम चेंजेस लेते हैं। चेंजेस किस किस का लेंगे, सबका लेंगे, पर कुछ एक ऐसी आइटम होगी जिनका हम प्रीवियस ईयर भी लेंगे और करंट ईयर भी लेते हैं। तो कहने का मतलब जब हम क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे तो वहां पे ये देखेंगे कि इस साल मान लीजिए हमारे पास करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में मेरे पास 10 लाख की कोई मशीनरी थी। इस साल दो केस लेके चल रही हूं मैं। पहला केस क्या है कि इसकी वैल्यू क्या है, 8 लाख रुपए हो गई है, ठीक है। और एक मेरे पास मशीनरी का बची हुई है, वो है 18 लाख रुपए की। इससे क्या नजर आ रहा है कि पिछले साल मेरे पास 10 लाख की प्लांट एंड बिल्डिंग थी, इस साल केवल 8 लाख की बची है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने 2 लाख की क्या कर दी है, सेल कर दी है ना, सेल कर दी है। तो यहाँ पर 2 लाख की ट्रांजेक्शन्स होगी जब हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब फिक्स एसेट्स है, सेल की है, तो इसका मतलब ये है कि ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, ठीक है जी। पैसा हमारे पास आया है। मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर मेरी 10 लाख की एसेट्स थी, फिर अब इस साल मेरी 18 लाख की एसेट्स हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि आपने 8 लाख रुपए की एसेट्स क्या कर ली है, बाय कर ली है। तो इस बाय की एंट्री का मतलब क्या है कि आपके पास से पैसा गया है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये लाइन यही कह रही है कि कितना आपके पैसे आए हैं, कितना गया है, क्या चीज बढ़ी है, क्या चीज घटी है, इनको देखा जाता है, नेट चेंजेस को देखा जाता है, ठीक है जी। अच्छा, टू हाईलाइट द मेजर एक्टिविटी। मेजर एक्टिविटी का मतलब क्या है कि कहाँ कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो मुझे क्या प्रोवाइड कर रही है, कैश प्रोवाइड कर रही है, और कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जहां पर सबसे ज्यादा कैश क्या है, यूज हो रहा है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव है, दैट मीन्स पर्टिकुलर वे से हमें बताती है कहां से पैसा आया, कहां गया, कितना किस में यूज हो रहा है, क्यों यूज हो रहा है, उनके बीच का कितना डिफरेंस है। ये चारों मेन पॉइंट है, ठीक है। और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेस पे बनता है। ये आपका वाइवा में भी पूछा जा सकता है। ये आपके अगर प्रैक्टिकल बनते हैं और वहां से टीचर्स आ रहे हैं, पूछते हैं कि हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बन सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी आइटम्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आती है। तो सबसे पहले कैश का मतलब क्या है कि कैश इन हैंड की बात की जा रही है, उन डिमांड डिपॉजिट की बात की जा रही है जो कि आप अपनी डिमांड पे आपको वो पैसे मिल जाते हैं, उन पैसे की बात की जा रही है। कैश इक्विवेलेंट में कहा जाता है कि उसमें सबसे ज्यादा तो क्या होनी चाहिए, वो कंडीशन ये 2 होनी चाहिए कि वो जो 3 मंथ्स के अंदर अंदर वो पैसा क्या है, कन्वर्ट हो जाना चाहिए कैश के अंदर। अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियस ही बात है वो कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएगा। और दूसरा बात क्या लिखी हुई है कि इनसिग्निफिकेंट रिस्क होना चाहिए, मीन्स कि ज्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए, इन ना के बराबर रिस्क होना चाहिए। अगर रिस्क हुआ तो कहीं ना कहीं उनकी वैल्यू में कोई ना कोई जरूर फर्क मिलेगा।
क्लियर है? अच्छा जी, अब बात आ जाती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जरूरी क्यों है, ऐसा क्यों कहा गया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, ये बताऊंगी मैं कहाँ यूज होगा, बट आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ये 5 आइटम आती है। सबसे पहला ये कहते हैं हैंड, दैट मीन्स जो पैसा हाथ में है, कैश जो आपको एडवांस मिला है, करंट जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे कहेंगे मार्केटेबल सिक्योरिटी, जिसको किसी भी टाइम किसी भी प्लेस पे इजीली सेल कर सकते हैं। अच्छा, चेक और ड्राफ्ट ऑन हैंड, ये सभी ये पांचों, कहने का मतलब ये जो 5 आइटम है, कैश इन हैंड, कैश इन एडवांस, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी और ड्राफ्ट, और या फिर मैं चेक की बात करूं उनकी ये बात ही जाए, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएंगे। ये पता है क्यों की जाती है, मैंने आपको बताया कि ये जो 3 एक्टिविटी बन रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फिनेंसिंग एक्टिविटी है, इसको मैं ए नाम दूंगी, इसको मैं बी नाम दूंगी, इसको मैं सी नाम दूंगी। इन सब का टोटल है ना ए प्लस बी प्लस सी, इन सब का टोटल आपके इसके ओपनिंग बैलेंस और इसके क्लोजिंग बैलेंस के डिफरेंस के हमेशा बराबर होगा। आप क्या कह रहे हो मैम, समझ नहीं आ रहा, रुको आपको क्वेश्चंस करवाएंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे 10,000 है, ठीक है, इसका ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, इसका है 18,000 रुपये। तो यहाँ पे जो ए प्लस बी प्लस सी का जो आंसर आने वाला है ना, वो 8,000 रुपये आएगा। 8,000 मैम आपने कैसे निकाला, क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस है ना वो 18,000 है, ओपनिंग बैलेंस 8,000 है, तो मीन्स कि इनके बीच का जो चेंजेस है ना वो पॉजिटिव का है, पैसे आने की बात की जा रही है। इन केस मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर 8 की बजाय 18 की बजाय एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ओपनिंग बैलेंस आपका एज इट इज 10,000 रुपये है, क्लोजिंग बैलेंस आपका है 8,000 रुपये। तो कहने का मतलब जो ए प्लस बी प्लस सी आएगा ना, मीन्स कि इन पांचों का प्लस करके इनका आंसर जो है ना ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या है आपका 2,000 आएगा, वो भी नेगेटिव का आएगा। क्यों? क्योंकि इनका ओपनिंग बैलेंस कितना है 10,000 रुपये, इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना है 8,000 रुपये। तो ये अब जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगी तभी तो 8,000 रुपये आएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है जी, चलो जी, अब ये एक्टिविटी पता लगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पता लगी, क्या क्या चीजें आएंगी। अच्छा जी, ये सभी चीजें मैं आपको करवा चुकी हूँ। पेमेंट इनफ्लो आउटफ्लो क्या रहने वाले हैं, आउटफ्लो क्या है, ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर परचेज कर रहे हैं, शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो पेमेंट है, आ रहे हैं पैसे तो यहाँ पर आएंगे। ठीक है जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी कुछ इस तरीके से है जो आपको मैंने करवाई थी। क्या क्या थी, ये सारी की सारी आइटम मैंने आपको यहाँ लिख दी। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो जी, अब आपको क्वेश्चंस समझने के लिए आपको एक और चीज समझने की जरूरत है। अब देखो मैंने आपको ये कंप्लीट करवा दिया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के ये सारे के सारे पॉइंट हो चुके हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के ये सारे के सारे पॉइंट हो चुके हैं। अभी मैंने आपको जो बताया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर, है ना। बिगिनिंग ऑफ द ईयर को यहाँ लिखेंगे, एंड ऑफ द ईयर यहाँ लिखेंगे। जैसा भी बैलेंस ऊपर रहेगा, अगर वो माइनस में है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस डिक्रीज कर देंगे कि बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। अगर वो प्लस में है तो बैलेंस क्या दिखाएंगे कि नेट इंक्रीज हो रहा है। ए प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहाँ पर आपका आंसर आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा जी। अब बट नेक्स्ट लेक्चर में ये जो इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं ना, ये इन्हीं के लिए लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे पॉइंट उन सभी पॉइंट्स के ऊपर है जिनकी डबल ट्रांजेक्शन होती है कि एक जगह यहाँ जाएगा, एक जगह यहाँ जाएगा, एक जगह यहाँ जाएगा, एक जगह यहाँ जाएगा। तो दैट्स द रीजन कि अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना चाहते हैं सो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए पहले आपको ये वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। ओके, चलो जी, ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल की तो बताई दी मैंने आपको। वर्किंग कैपिटल इस तरीके से है, कुछ समझ में आ गया? ठीक है जी, यहाँ पर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो बेसिक टर्म्स थी, बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए थे एक पर्टिकुलर थ्योरी को अटेम्प्ट करने के लिए भी, और आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल इतना टफ नहीं आता। अगर आपको सारे पॉइंट्स, ये 8 पॉइंट्स है ना जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे प्रैक्टिकल को शॉर्ट आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में ही हम जानेंगे कुछ और नई बातें।
चलो जी, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पर वीडियो जो पीडीएफ है चार्जेस आपके रहने वाले हैं ₹9 चार्जेस रहने वाले हैं। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए, वो जल्दी आपको विद इन अ वर्किंग आवर्स के अंदर जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करेगी। ओके जी, किसी भी तरह का डाउट रहते तो आप कमेंट्स बॉक्स आपके लिए है, कमेंट बॉक्स को फिल कर दीजिए, क्योंकि आप अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट है, क्या पता किसी दूसरे तीसरे स्टूडेंट्स का यही डाउट हो, सो उनका डाउट क्लियर भी हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना अगर किसी भी तरह का पर्टिकुलर फॉर्म में डाउट है। ओके, चलिए तो